सुहानी हिम्मत करके उस दरवाजे को हाथ लगाकर हल्का सा धक्का देती है। एक अजीब सी आवाज के साथ वो दरवाजा खुल जाता है। सुहानी घबराते हुए सबसे पहले उस बंगले के अंदर जाती है। उसके पीछे निशा और विवेक भी अंदर आते हैं। बंगले के अंदर एक बड़ा सा हॉल था। अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन चारों तरफ टॉर्च से देखने पर समझ आ रहा था कि वो बंगला बहुत ही आलीशान है। हॉल के ठीक बीच में काउच का एक बड़ा सा सेट था, लेकिन अब वो पूरी तरह से धूल से ढका हुआ था। हॉल के एक हिस्से में गोल आकार में 2 सीढ़ियां थीं, जो कि फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाती थी। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में बहुत से कमरे थे, लेकिन बंगले की हालत बहुत ही खराब थी। यहाँ धूल और मकड़ी के जाल चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। ये बंगला पहले जितना खूबसूरत रहा होगा, अभी उतना ही भयानक दिख रहा था। वो तीनों मंत्रमुग्ध होकर उस बंगले को देख रहे थे। तभी विवेक जोर से चीख देता है। अचानक से ऐसी आवाज सुनकर निशा और सुहानी डर जाती हैं। वो तुरंत पीछे मुड़कर उस तरफ देखती हैं जहां से चीखने की आवाज आई थी। जब उन्हें पता चलता है कि ये आवाज विवेक के चीखने की है, तो उनका डर कुछ कम होता है। निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, विवेक, तुम पागल हो गए हो क्या? क्या तुम ये चाहते हो कि हम अभी हार्ट अटैक से मर जाएं? विवेक भी चिढ़ते हुए जवाब देता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या कि यहाँ कितनी धूल है? अब धूल मेरी नाक के अंदर जाएगी तो छींक भी तो आएगी ना। सुहानी परेशान होकर दोनों से कहती है, तुम दोनों अब लड़ना बंद करो। हमें सना को ढूंढना है और हमारे पास टाइम बहुत कम है। निशा और विवेक सुहानी की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि इस वक्त सना को ढूंढना उनके झगड़े से ज्यादा जरूरी है। वो सिंघानिया मेंशन के हॉल को चारों तरफ से देखने लगते हैं। विवेक उस बंगले को देखते हुए कहता है, यार ये बंगला तो बहुत आलीशान है। पद्मिनी ने इसे क्यों छोड़ा होगा? सुहानी विवेक की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो बस गौर से उस बंगले को देख रही थी। पता नहीं क्यों सुहानी को ये बंगला काफी जाना पहचाना सा लग रहा था। वो अभी भी कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सुहानी बंगले के एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हम इस कमरे से शुरू करते हैं। इसके बाद एक एक करके सभी कमरों में सना को ढूंढेंगे। शायद वो हमें किसी कमरे में मिल जाए। निशा और विवेक सर हिलाकर सुहानी की बात पर हामी भर देते हैं। वो तीनों उस कमरे के अंदर जाते हैं। वो कमरा किसी स्टोर रूम की तरह दिख रहा था। चारों तरफ देखने पर उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता। एक एक करके वो तीनों बंगले के सारे कमरों में सना को ढूंढते हैं, लेकिन सना उन्हें कहीं नहीं मिलती। निशा इरिटेट होकर कहती है, यार यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है वो अंकल हमारी फिरकी ले रहे थे, फालतू में हमें यहाँ भेज दिया। निशा की बात सुनकर विवेक कुछ कहने ही वाला होता है। तभी सुहानी कहती है, नहीं, हमने अभी तक सारे कमरे नहीं देखे हैं। एक कमरा अभी बाकी है। निशा और विवेक एक साथ कहते हैं, कौन सा कमरा? सुहानी जवाब देती है, तहखाना। ये सुनते ही निशा और विवेक हैरान होकर सुहानी को देखने लगते हैं। विवेक सुहानी से कहता है, तुम्हें कैसे पता कि यहाँ कोई तहखाना है, और अगर है तो कहाँ है? सुहानी आगे बढ़ते हुए कहती है, अभी इन बातों का वक्त नहीं है, तुम दोनों बस मेरे पीछे आओ। ये कहकर सुहानी उस पहले कमरे के अंदर चली जाती है। निशा और विवेक भी सुहानी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। उस कमरे के अंदर जाने के बाद सुहानी एक कोने के पास जाकर रुक जाती है और वहां रखे टेबल को हटाकर बड़े ध्यान से फ्लोर को देखने लगती है। निशा और विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी क्या करने की कोशिश कर रही है। सुहानी जब फर्श को देखती है तो उसे उस फर्श के एक किनारे पर एक हुक जैसा कुछ दिखता है। सुहानी उस हुक को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है। सुहानी के ऐसा करने पर फर्श का वो हिस्सा ऊपर उठ जाता है और नीचे
तहखाने का रास्ता दिखने लगता है। ये देखकर निशा और विवेक दंग रह जाते हैं। उन दोनों के मन में इस वक्त बस एक ही सवाल चल रहा था कि सुहानी को इस तहखाने के बारे में कैसे पता चला। वो दोनों ये सवाल सुहानी से करना तो चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। ये सोचकर निशा और विवेक सुहानी से कुछ नहीं कहते। उस तहखाने में सबसे पहले विवेक उतरता है, फिर सुहानी और निशा उसके पीछे जाते हैं। जैसे तैसे उस रास्ते से वो तीनों तहखाने तक पहुंचते हैं। तहखाने के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। वो मोबाइल की टॉर्च की मदद से तहखाने को देख पा रहे थे। वो जगह पूरे बंगले से भी कई ज्यादा खौफनाक लग रही थी। तहखाने के ठीक बीच में एक गोल घेरा बना था। उस घेरे के बीच कुछ हड्डियां और एक खोपड़ी रखी थी। आसपास और भी कुछ अजीब सा सामान रखा था। उन चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई तंत्र क्रिया की जाती है। उस तहखाने का माहौल एक नॉर्मल इंसान को बुरी तरह से डराने के लिए काफी था। निशा और सुहानी ये देखकर बहुत डर रहे थे और अपनी जगह पर ही खड़े थे, लेकिन विवेक अभी भी टॉर्च की हेल्प से उस तहखाने में सना को ढूंढ रहा है। तहखाने के अंदर अंधेरे के साथ बिल्कुल खामोशी थी। तभी विवेक उस खामोशी को तोड़ते हुए कहता है, सना यहाँ है। विवेक की आवाज तहखाने में गूंजने लगती है। ये सुनते ही निशा और सुहानी विवेक के पास जाते हैं और उनकी नजर जमीन पर बेहोश पड़ी एक लड़की पर जाती है जिसने सफेद नाइटी गाउन पहना हुआ था। उस लड़की के बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है और इसी वजह से बेहोश हो गई है। वो लड़की सना थी। वो तीनों सना को वहां देखकर हक्के बक्के रह गए थे। निशा अपनी आंखें फाड़कर सना को देखते हुए कहती है, ये सच में जिंदा है? सुहानी कहती है, विवेक जल्दी करो, इससे पहले कोई नई मुसीबत आ जाए। विवेक आगे बढ़कर सना को अपनी गोद में उठा लेता है और बिना देर किए वो तीनों तहखाने से बाहर जाने लगते हैं। जैसे ही वो तहखाने के दरवाजे की तरफ कुछ कदम बढ़ाते हैं, पीछे से एक औरत की आवाज आती है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मेरे घर आए हो, कम से कम मुझसे मिलकर तो जाओ। ये आवाज सुनते ही उन तीनों के कदम वहीं रुक जाते हैं और उनकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। उनका चेहरा दरवाजे की तरफ था। उनमें से किसी की भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। निशा के हाथ पैर तो डर से कांप रहे थे। विवेक अपने हाथों में सना को उठाए खड़ा था। सुहानी का भी डर से गला सूख गया था। कुछ देर इसी तरह से खड़े रहने के बाद सुहानी अपनी सारी हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। पीछे मुड़कर जब वो अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट सामने करती है तो उसे धुंधला सा काले रंग के धुएं जैसा कुछ दिखता है। उसे देखकर सुहानी के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो समझ जाती है कि ये वही साया है। वहां रोशनी कम होने की वजह से सुहानी उसे साफ साफ देख नहीं पा रही थी। सुहानी के मुड़ने के बाद निशा और विवेक भी हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ जाते हैं। जब उन तीनों के मोबाइल की फ्लैशलाइट सामने पड़ती है तब वो साया उन्हें साफ साफ दिखता है। उस साए को देखते ही उन तीनों के होश उड़ जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वैसे तो उन्होंने उस साए को पहले भी देखा था, लेकिन आज इस तहखाने में वो और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। वो तीनों अपनी जगह पर जम से गए थे। डर की वजह से उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। सांस भी उनसे बड़ी ही मुश्किल से ली जा रही थी। उनके सामने वो साया एक जगह स्थिर नहीं था। वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं घूम रहा था। घूमते हुए उस साए से एक औरत की आवाज आती है, क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं
कि किसी के घर का सामान उससे बिना पूछे नहीं ले जाते हैं। वो आवाज पद्मिनी की थी। वो आवाज सुनकर सुहानी और उसके दोस्त और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। विवेक बड़ी हिम्मत करके हकलाते हुए कहता है, क्या तुम पद्मिनी हो? विवेक की बात सुनकर वो साया हंसने लगता है। वो अपनी आवाज बदलकर विवेक की आवाज में कहता है, हाँ, मैं पद्मिनी हूँ। थोड़ी ही देर में वो साया उन तीनों की बाईं तरफ आ जाता है और निशा की आवाज में कहता है, अरे नहीं, मैं तो विवेक हूँ। ये सुनकर निशा घबराते हुए कहती है, अब तो ये मेरी आवाज निकाल रहा है। निशा के ऐसा कहते ही वो साया अपनी भयानक और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, मैं कौन हूँ ये पता लगाना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन तुम तीनों को मार देना मेरे बस का जरूर है, और ये काम मैं आज ही पूरा करूंगी। ये कहते ही वो साया तेजी से विवेक की तरफ ऐसे बढ़ता है जैसे एक ही बार से वो विवेक की जान ले लेगा। उस साय को इतनी तेजी से अपनी तरफ आते देखकर विवेक डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जैसे ही वो साया विवेक से 1 फीट की दूरी पर पहुंचता है, वो अचानक से रुक जाता है। अब उस साय से गुर्राने की आवाज आने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया बहुत कोशिश करने पर भी विवेक की तरफ 1 इंच भी नहीं बढ़ पा रहा है। सुहानी और निशा ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद विवेक भी अपनी आंखें खोलता है। उस साय को अपने इतने करीब देखकर वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। वो साया पास से और भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। विवेक को ये समझने में देर नहीं लगती कि वो साया रुद्राक्ष की वजह से उसे छू नहीं पा रहा है। वो साया अब निशा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ भी उसकी हार होती है। वो निशा से 1 फीट की दूरी पर आकर वहीं रुक जाता है। ये देखकर निशा और विवेक को थोड़ी राहत मिलती है। उन्हें समझ आ जाता है कि वो साया उन्हें नहीं मार सकता, लेकिन वो सुहानी के बारे में सोचकर घबरा जाते हैं, क्योंकि सुहानी के गले में कोई रुद्राक्ष नहीं था। अब बारी सुहानी की थी। वो साया अब तक ये तो समझ चुका था कि किसी वजह से वो उन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा है। वो और भी गुस्से में आ जाता है। ये देखकर विवेक ऊंची आवाज में कहता है, सुहानी, जल्दी निकलो यहाँ से। विवेक के ऐसा कहते ही जमीन पर खोपड़ी के पास रखा एक धारदार चाकू अपने आप हवा में ऊपर उठ जाता है और अगले ही पल वो चाकू घूमते हुए बड़ी तेजी से सुहानी की तरफ आने लगता है, मानो किसी ने उस चाकू से सुहानी पर वार किया हो। सुहानी उस चाकू को अपनी तरफ आते देख डर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है जैसे आज वो इससे बच नहीं पाएगी। विवेक और निशा भी घबराकर जोर से चीख पड़ते हैं, सुहानी! जैसे ही वो चाकू घूमते हुए सुहानी के चेहरे के पास पहुंचता है, एक हाथ उस चाकू को पकड़ लेता है। अब वहाँ बिल्कुल खामोशी छा जाती है। कुछ देर बाद जब सुहानी को एहसास होता है कि अब तक उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कौन है वो इंसान जिसने सुहानी को बचाया? क्या होगा जब उसका सामना उस साय से होगा? क्या वो सना को बचा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। आंखें खोलते ही सुहानी को अपने चेहरे के सामने चाकू पकड़ा हुआ खून से लथपथ हाथ दिखता है। सुहानी को समझने में देर नहीं लगती कि इसी हाथ की वजह से वो अब तक जिंदा है। सुहानी अपनी बाईं तरफ देखती है। वहाँ युवराज खड़ा था, जो गुस्से से सामने देख रहा था। युवराज ने अपने बाएं हाथ से सुहानी को पकड़ रखा था और अपने दाएं हाथ से उस चाकू को। युवराज के हाथ में चाकू का धार वाला हिस्सा था, जिस वजह से उसकी हथेली चाकू से कट गई थी और उससे खून बह रहा था। निशा और विवेक भी ये सीन देखकर सख्ती में आ गए थे। सुहानी युवराज की हथेली पर खून देखकर घबरा जाती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी युवराज बड़ी सख्ती के साथ कहता है, निकलो यहाँ से अभी।
युवराज को वहां देखकर वो साया एक बहुत ही भयानक आवाज के साथ वहां से चला जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो साया युवराज से उलझना नहीं चाहता हो। युवराज सना को विवेक की गोद से अपनी गोद में लेता है और तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। कुछ ही देर में वो चारों सना को लेकर तहखाने से बाहर निकल जाते हैं और सिंघानिया मैंशन के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। बाहर निकलते हुए सुहानी की नजर वहां लगे एक पेंटिंग पर जाती है। उस पेंटिंग को देखकर सुहानी के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो बड़े गौर से उस पेंटिंग को देखने लगती है। सभी सिंघानिया मैंशन से बाहर जा रहे थे, लेकिन सुहानी नहीं। वो उस पेंटिंग में खो सी गई थी। सुहानी को अपने साथ न आते देख युवराज पीछे मुड़कर देखता है। सुहानी अभी भी उस पेंटिंग के पास खड़ी थी। युवराज गुस्से में सुहानी से कहता है, क्या तुम फिर से अपने साथ सबकी जान खतरे में डालना चाहती हो? युवराज की आवाज सुनकर निशा और विवेक की नजर भी सुहानी पर जाती है। विवेक भागते हुए सुहानी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए मेंशन के बाहर ले जाता है। सिंघानिया मेंशन से बाहर निकलकर वो चारों चैन की सांस लेते हैं। विवेक हाँफते हुए कहता है, मुझे तो लगा था कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। निशा विवेक की बात से सहमत होकर कहती है, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं जिंदा हूँ। वो साया कितना भयानक था। सुहानी की नजर युवराज के हाथ की उस चोट पर बनी हुई थी। वो विवेक से कहती है, विवेक प्लीज जरा सना को पकड़ो। विवेक और निशा के साथ युवराज को भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी ऐसा क्यों कह रही है। विवेक सुहानी की बात मानकर युवराज से सना को अपनी गोद में ले लेता है। सुहानी बिना कुछ कहे युवराज का हाथ पकड़ती है और उसकी चोट को देखने लगती है, जो चाकू से युवराज को लगी थी। उस चोट से अभी भी काफी खून बह रहा था। ये देखकर सुहानी के साथ साथ निशा और विवेक भी परेशान हो जाते हैं। निशा अपने जीन्स के पॉकेट में हाथ डालती है और एक सफेद रुमाल निकालकर सुहानी को देते हुए कहती है, सुहानी इसे अभी के लिए युवराज सर के हाथ में बांध दे, शायद इसे खून बहना कुछ कम हो जाए। बाद में हम हॉस्पिटल जाकर ड्रेसिंग करवा लेंगे। युवराज अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। निशा अजीब सी नजरों से युवराज को देखती है और सुहानी से कहती है, सुहानी जल्दी कर। सुहानी फिर से युवराज का हाथ पकड़कर उसके हाथ में वो रुमाल बांध देती है। रुमाल बांधते हुए सुहानी के चेहरे पर दर्द के भाव थे। उसे एहसास था कि युवराज को ये चोट उसी की वजह से लगी है। वहीं सुहानी को अपनी इतनी फिक्र करते देख युवराज को एक अलग ही एहसास हो रहा था। सुहानी के छूने से हमेशा की तरह उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। निशा और विवेक भी सुहानी को इस तरह से युवराज की फिक्र करते हुए नोटिस कर रहे थे। अब उन्हें भी ये समझ आने लगा था कि सुहानी के मन में युवराज के लिए फीलिंग्स टाइम के साथ बढ़ती जा रही हैं। ये सब चल ही रहा था, तभी उन सबको पुलिस का सायरन सुनाई देता है। निशा परेशान होकर कहती है, बस इनकी ही कमी थी, अब पुलिस यहाँ क्या कर रही है? सुहानी भी परेशान होकर कहती है, अगर पुलिस यहाँ आ गई और उन्होंने हमें यहाँ पर सना के साथ देख लिया तो उन्हें लगेगा कि सना को हमने ही किडनैप किया है और शायद यहाँ होने वाले मर्डर्स के लिए भी वो हमें ही रिस्पॉन्सिबल समझें। निशा फिर से कहती है, अब हम क्या करें? वो सब अभी भी सिंघानिया मेंशन के मेन गेट के बाहर ही खड़े थे। युवराज निशा और सुहानी की बातें सुन रहा था। वो सुहानी और निशा से कहता है, मैं सना को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, विवेक भी मेरे साथ जाएगा, तुम दोनों पुलिस को हैंडल करो। युवराज के मुंह से ऐसा सुनते ही निशा और सुहानी हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। निशा लगभग रोते हुए कहती है, युवराज सर ये आप क्या कह रहे हैं? आप आधी रात में दो लड़कियों को पुलिस के पास भेज रहे हैं? युवराज अपने एटीट्यूड में जवाब देता है, बहुत शौक है ना तुम दोनों को क्रांतिकारी बनने का, तो जाओ अब पुलिस से भी डील करो। अब निशा और सुहानी का चेहरा देखने लायक हो गया था। विवेक को भी युवराज का ऐसा करना
समझ नहीं आ रहा था। वो भी कंफ्यूज होकर युवराज को ही देख रहा था। उनकी परेशानी को समझते हुए युवराज कहता है, डोंट वरी, इस वक्त केवल एएसपी अर्नव सिंह ही यहाँ आ सकता है। अगर तुम दोनों उसे किसी तरह से कन्विंस कर लोगे तो वो तुम दोनों को सेफली हॉस्टल छोड़ देगा। वहां से मेरा ड्राइवर तुम दोनों को मुझ तक पहुंचा देगा। ये कहकर युवराज विवेक और सना को लेकर वहां से चला जाता है। निशा और सुहानी उन दोनों को जाते हुए देखते रह जाती हैं। निशा दुखी होकर कहती है, यार सुहानी, मुझे तो युवराज सर जेंटलमैन टाइप के लगते थे। मुझे नहीं लगता था कि वो आधी रात में दो लड़कियों को ऐसे छोड़कर चले जाएंगे। सुहानी भी युवराज की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे भी। कुछ ही देर में युवराज सुहानी और निशा की आंखों से ओझल हो जाता है। सुहानी और निशा अब भी एकटक उसी तरफ देख रही हैं जिस तरफ से युवराज गया था। वो दोनों उदास होकर वहीं खड़े थे। तभी एक हाथ निशा के कंधे पर आता है। उस हाथ के छूते ही निशा जोर से चीख पड़ती है। निशा के चीखने पर सुहानी भी चीखने लगती है। दोनों चीखते हुए जब पीछे मुड़ती हैं तो उन्हें अपने सामने अर्नव दिखता है। वहाँ अर्नव और गोपाल अपने कान बंद करके खड़े थे। अर्नव को वहाँ देखकर निशा और सुहानी चीखना बंद कर देती हैं। निशा अर्नव को देखकर फेक स्माइल देने लगती है। अंदर से तो वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन अपने डर को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सुहानी इस वक्त बिल्कुल शांत खड़ी थी। निशा उसी फेक स्माइल के साथ अर्नव से कहती है, एएसपी सर, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? अर्नव उन दोनों को शक भरी नजरों से देखते हुए कहता है, वही तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? निशा टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहती है, सर, आप यहाँ फिर से सुसाइड करने तो नहीं आए ना? निशा की ये बात सुनकर सुहानी और गोपाल अपना मुंह बनाकर निशा को देखने लगते हैं। गोपाल हैरान होकर अर्नव से कहता है, सर आप सुसाइड? अर्नव गुस्से में निशा और सुहानी से कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? इस बार अगर तुम दोनों ने मुझे सही जवाब नहीं दिया तो दोनों को जेल में डाल दूंगा। निशा अर्नव की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। कुछ सोचकर वो हकलाते हुए कहती है, सर वो हम लोग यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। अर्नव कंफ्यूज होकर कहता है, क्या? निशा अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, सर आपको ट्रूथ एंड डेयर नहीं पता? मैं बताती हूँ। इसमें ना, अर्नव चिढ़कर कहता है, मुझे पता है ये गेम कैसा होता है। निशा आगे कहती है, हाँ तो सर, मैंने सुहानी से कहा या तो मुझे तू अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड का नाम बता दे या फिर सिंघानिया मैंशन चल। तो इसने डेयर चुना। इसने मुझे अपने फर्स्ट बॉयफ्रेंड का नाम नहीं बताया और मुझे लेकर यहाँ आ गई। सुहानी निशा को घूरते हुए अपने मन में कहती है, ये निशा क्या बकवास कर रही है? ये खुद तो फंसेगी और मुझे भी फंसा देगी। अर्नव वहीं खड़े हुए निशा और सुहानी को शक भरी नजरों से देख रहा था। दूसरी तरफ युवराज सना को लेकर शहर से बाहर आ जाता है। युवराज एक बड़े से बिल्डिंग के सामने अपनी कार रोकता है और कार से बाहर निकलता है। युवराज कार की बैक सीट से सना को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है। विवेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गया है, लेकिन फिर भी वो युवराज से बिना कोई सवाल किए उसके पीछे पीछे चल रहा था। वो दोनों उस बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर के एक अपार्टमेंट में जाते हैं। विवेक चुपचाप युवराज के पीछे चल रहा था। युवराज सना को एक कमरे में ले जाकर उसे बेड पर लेटा देता है। विवेक सवालिया नजरों से युवराज को ही देख रहा था। युवराज उसके मन में चल रहे सवालों को समझते हुए कहता है, डोंट वरी, ये मेरा ही घर है। हम शहर से बाहर हैं, इसलिए यहाँ हमें उस साय से कोई खतरा नहीं है। अब बस हमें सना के जागने का इंतजार करना होगा, जिससे हमें ये पता चले कि आखिर इसके साथ क्या हुआ था। अब युवराज और विवेक सना के जागने का इंतजार कर रहे थे। तभी युवराज को कुछ याद आता है और वो अपना मोबाइल निकालकर किसी को कॉल करता है। दरअसल उसने अपने ड्राइवर को कॉल किया था। युवराज अपने ड्राइवर से कहता है,
सेंट थॉमस हॉस्टल के बाहर से 2 लड़कियों को पिक करके शहर के बाहर वाले अपार्टमेंट में ले आओ। मोबाइल से ड्राइवर की आवाज आती है। ओके सर। इधर सिंघानिया मेंशन के बाहर अर्नव के सामने निशा और सुहानी खड़े थे। अर्नव उन्हें शक भरी नजरों से देख रहा था और वो दोनों अर्नव से अपनी नजरें चुरा रही थी। निशा तो अब हार मान चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि वो अर्नव को अपनी बातों में नहीं उलझा सकती। सुहानी निशा की बात को संभालते हुए कहती है, सर निशा सच कह रही है। हम दोनों एक गेम खेल रहे थे। निशा ने मुझे डेयर दिया था कि मैं रात में सिंघानिया मेंशन तक जाकर दिखाऊं और मैंने निशा से कहा कि मैं मेंशन तक सिर्फ तभी जाऊंगी जब वो मेरे साथ चलेगी। इसीलिए हम दोनों यहाँ आ गए। अर्नव अभी सुहानी और निशा को एकटक देख रहा था। वो जानता था कि ये दोनों उससे झूठ बोल रही हैं। उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो है जो ये दोनों जानती हैं लेकिन बता नहीं रही हैं। लेकिन इतने सालों के एक्सपीरियंस से अर्नव ये भी अंदाजा लगा लेता है कि ये दोनों उन मर्डर्स में तो इन्वॉल्व नहीं हैं। अर्नव ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके पीछे खड़ा गोपाल कहता है, सर मुझे लगता है कि ये दोनों सच कह रही हैं। आजकल के बच्चे तो डेयर के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। एक बार मेरे छोटे भाई ने इस गेम के चक्कर में मुझे गंजा कर दिया था। गोपाल की ऐसा कहते ही निशा की हंसी छूट जाती है। निशा को हंसते देख गोपाल शर्मिंदा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने गलत जगह गलत बात कही है। सुहानी निशा को घूर कर देखती है। सुहानी के ऐसे देखने पर निशा अपनी हंसी कंट्रोल कर लेती है। ये सब चल ही रहा था, तभी अर्नव को फिर से वही फुसफुसाती हुई आवाज सुनाई देती है, ये दोनों झूठ बोल रही हैं। इन्हें पता है कि सना कहाँ है। फिर से वही आवाज सुनकर अर्नव हैरानी से अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन हमेशा की तरह उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता। वो आवाज फिर से कहती है, अगर सना तक पहुंचना चाहते हो तो इन्हें जाने मत दो। आखिर किसकी थी वो आवाज और अर्नव ही उन आवाजों को कैसे सुन सकता है? क्या होगा जब सना होश में आएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी।